सो वेलकम बैक। तो हम लोग ये कुछ नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से हैं, क्लास 11th द लिविंग वर्ड और जो मोनिरा वाला चैप्टर है सेकेंड। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली देखा जाए तो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्या होता है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो होते बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखा जाए तो 2-3 सालों का पैटर्न अगर हम देखें तो नीट का जो पेपर पैटर्न है उसमें अगर देखेंगे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आए। 2-3 साल के अगर हम लोग देखें 21, 22, 2019 अगर हम देखें तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है तो देखा जाए तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चंस जो है ना वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो काफ़ी हेल्प मिलती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। तो देखा जाए तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं अगर हम एनसीईआरटी रीड आउट करते हैं, देन हम लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बिना देरी के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोगों का जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ड, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक, तो पहला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि as we grow from species to kingdom in a taxonomic hierarchy the number of common characteristics। तो फर्स्ट वन अगर हम देखें, अगर हम इसकी सीरीज की अगर हम बात करें तो पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। अब हम अगर बात करें कि इसमें ये दिया है कि द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम बात करें तो सपोज अगर हम दो क्लोज एनिमल्स ले लें तो फर्स्ट वन इज डॉग एंड द सेकंड वन इज, अगर हम ले लें ह्यूमन, तो देखा जाए तो कुत्ता कुत्ता होता है और इंसान इंसान होता है, हम लोग देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर डॉग का ही अगर हम बात करें तो डॉग की बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं, ठीक है, चाहे वो फिर लेब्राडोर हो, चाहे वो नॉर्मल गली का कुत्ता हो, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, ठीक है, चाहे वो पिटबुल हो, हम लोग कोई भी कुत्ता हो देख के बता सकते हैं कि ये कुत्ते की प्रजाति है। क्योंकि जो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, जो बनावट होती है बाहर से, चाहे वो अंदर से हो, चाहे उसका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी लगभग लगभग सेम होता है। स्पीसीज डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी डिफरेंस होगा तब। लेकिन डॉग और ह्यूमन की बात करें तो वो दोनों अलग अलग स्पीसीज है। तो स्पीसीज में अगर हम बात करें तो स्पीसीज में जो डॉग है उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो स्पीसीज में सारी सारी डॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। क्योंकि अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम में तो पूरा सारे के सारे जानवर आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, एवरी एनिमल बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। तो देखा जाए तो ह्यूमन और डॉग की अगर हम बात करें तो उसमें कॉमन केवल इतना है कि एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैमल्स हैं, कुछ चीज़ें रिलेट करते हैं ह्यूमन और डॉग की अगर हम बात करें। विविपेरस होते हैं, विविपेरिटी होती है यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन देखा जाए तो डॉग और ह्यूमन में सिमिलरिटीज ज़्यादा नहीं होती, इतनी सिमिलरिटीज नहीं होती जितनी एक डॉग और पार्टिकुलर दूसरे डॉग की स्पीसीज में होती है। एक कुत्ता और दूसरे कुत्ते को ले लो, एक दो कुत्ते की स्पीसीज अलग अलग ले लो और एक कुत्ता एक ह्यूमन को कंपेयर कर लो, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कहने का मतलब ये है कि एक डॉग ले लो, डॉग और एक ह्यूमन, दूसरा ले लो एक डॉग
और ये दूसरा डॉग। अगर हम देखें पहला, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो डॉग में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डॉग में और ह्यूमन में थोड़े कम होंगे। कुछ ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विविपेरिटी है, बच्चे पैदा करते हैं दोनों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोनों में, ठीक है। तो जो इसमें और इसमें है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डॉग में और डॉग में दोनों में होगा। तो ये मानो अगर मैंने डॉग लिया, सपोज मैंने लेब्राडोर, ठीक है। एक एनसीईआरटी में दिया है अल्सैसियन, कुत्ते की प्रजाति है ये, ठीक है। एक लेब्राडोर ले लिया, एक अल्सासियन ले लिया। तो कुत्ता अगर हम देखें डॉग, तो बेसिकली उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा मैच करेंगे। एक इंसान ले लो यहाँ का, एक इंसान ले लो अमेरिका का, एक इंसान ले लो अफ्रीका का। तीनों को अगर देखा जाए तो देखेंगे सामने से, अगर देखा जाए तो यही कहोगे ना इंसान है। ये थोड़ी कहोगे कि चिंपांजी आ गया या कुछ भी आ गया। तो हम लोग देख के बता सकते हैं। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों में ज़्यादा है, बिल्कुल सेम हम लोग दिखते हैं, केवल पिगमेंटेशन का फर्क होता है। वो ज़्यादा गोरे होते हैं अमेरिका वाले, अफ्रीका वाले थोड़े काले होते हैं, पिगमेंटेशन का फर्क होता है बस। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, हम दोनों की सेम स्पीसीज है। हम सभी लोगों की, जितने आदमी हैं, जितने मेल्स या फीमेल्स हैं, जो ह्यूमन है, वो सबकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी एक स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होते हैं, और स्पीसीज से किंगडम तक जाएगा तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज करेगा, ठीक। तो इसका ए हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, which one of the following suffix used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में भी आई थिंक आया है, तो वो चीज़ देख नीट में आया तो इम्पोर्टेंट है। प्लस जो रफ कर रहे हैं उसको लिखते भी रहना, ठीक है, अगर जो चीज़ ना आए तो। क्योंकि सामने से दिखता है, पता सामने से लगता है कि हाँ आ गई है, लेकिन एक्चुअली वो बाद में भूल जाते हैं। अब एल्स की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक सेपेंडियल्स है, ठीक है, पोएल्स है। तो ये एक्चुअली ऑर्डर होता है। तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर एक टेक्सा है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली प्लांट्स के किसी भी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लास्ट में एल्स आता है एज अ सफिक्स। अब हम बात करें ओनी, ओनी की अगर हम बात करें तो ये आता है क्लास। और क्लास की अगर हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मोनो कॉटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी। सभी ने देखा हो मोनोकॉट और डाइकॉट, तो वही है मोनोकॉटिलेडन और डाइकोटिलेडन। तो मोनोकॉटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी। अब हम बात करें एसी का, तो ये जो एसी है एक्चुअली ये होता है हमारा फैमिली। प्लांट्स की जितनी भी फैमिलीज हैं, ठीक है। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे सोलोनेसी है, लास्ट में देखो क्या आ रहा है, ACEAE, ACEAE। तो ये होता है सफिक्स। सफिक्स वो होता है जो बाद में लगता है, और प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगता है। इसमें देखो ONAE, ONAE, ONAE। इसमें देखो एल्स, ALES, ALES। तो जो ये जो सफिक्स जो एक्चुअली कहा गया है, तो सफिक्स वर्ड का मतलब होता है कि जो लास्ट में लगता है, और प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले लगते हैं। तो ये हो गया फैमिली ऑफ प्लांट्स। सोलेनेसी है, कॉन्वॉल्वुलेसी है, जो हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए हैं, कॉन्वॉल्वुलेसी, ठीक है। अब ये है लास्ट में एई। एई का अगर हम बात करें तो ये फैमिली होती है एनिमल्स की। अगर हम बात करें तो फैमिली ह्यूमन की अगर हम बात करें तो होमिनिडी, ये फैमिली होती है, ठीक है। मस्सिडी, मस्का डोमेस्टिका, मधुमक्खी, तो ये उसकी फैमिली होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं।
तो देखा जाए तो इसमें हमसे पूछा गया था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा है, तीसरा सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है द टर्म आइडेंटिफिकेशन, ये सामने जगह नहीं बचती है इसलिए हम लोग रफ करते जरूर हैं, लेकिन हो सके तो ये जो रफ कर रहे हैं एक्चुअली ये लिखते रहना यार, ठीक है, कोशिश करना प्लीज। सिस्टमेटिक्स की अगर हम बात करें तो जो टर्म सिस्टमेटिक होता है वो एक्चुअली हमको ये बताता है, सिस्टमेटिक एक तो जो प्लांट्स या एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डाइवर्सिटी होती है वो भी बताता है, लेकिन देखा जाए तो एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अलग से दी गई है कि जो बाद बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप भी बताता है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं कि हम कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिकुलर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इवोल्व हुआ, तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, ये भी सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए तो जो थर्ड हमारे पास है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें जीनस, जीनस अगर हम देखें तो देखो पहली बात तो किंगडम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जो भी चीज है इसमें पहली बात तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स आता है, यहां पर लिखा है इंडिविजुअल यानी कि अकेला, तो अकेला तो नहीं होगा, तो ये तो इसी वर्ड की वजह से गलत हो गया, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल तो नहीं होगा। अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ये हो सकता है अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन देखा जाए तो ये गलत केवल इसलिए है क्योंकि यहां पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दी है, ठीक है, इसी की वजह से ये गलत है, क्योंकि अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स अगर हम देखा जाए तो हम किसी दूसरे अगर जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस से ऊपर जो क्लास होता है, ऑर्डर होता है, उसमें भी प्लांट्स के कलेक्शन होते हैं, एनिमल्स का ग्रुप होता है, फाइलम जो होते हैं, जो किंगडम होता है उसमें भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन कॉमन मेन जो चीज होती है टैक्सॉन में वो होती है कॉमन कैरेक्टर्स की, ठीक है। थर्ड हमको दिया है अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चीज केवल इस वजह से सही है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज यानी कि जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो जीनस एक टैक्सा रिप्रेजेंट करता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत सेम होते हैं, इससे ज्यादा केवल स्पीसीज में होंगे और इससे ज्यादा किसी में भी नहीं होंगे, ठीक, तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ की, तो वो हमसे कह रहा है taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plant, ये तो बिल्कुल सेम है, वहां पर लिखा भी है किंगडम के नीचे जो फाइलम आया है तो फाइलम और स्लैश लगा के लिखा है डिवीजन, तो एक्चुअली जो फाइलम होता है हम लोग फाइलम जो होता है वो एनिमल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, पोरीफेरा है, सिलिंट्रेटा है, टीनोफोरा है, ये कुछ फाइलम्स रिप्रेजेंट करते हैं। डिवीजन में अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्मी है, जिम्नोस्पर्मी है, तो ये होता है डिवीजन। तो डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है, ठीक, और जो फाइलम होता है वो एक्चुअली एनिमल्स के लिए होता है, ठीक, तो डिवीजन होगा इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिक्स्थ बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क्स, तो फर्स्ट वन अगर हम देखें तो कलेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज अगर हम देख तो पहली बात तो यही समझ लो कि एंडेमिक स्पीसीज होते क्या हैं। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया यानी कि वो उसके सिवा कहीं पाए ही नहीं जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू वो
ऑस्ट्रेलिया के सिवा कहीं नहीं पाया जाता है। वो होते हैं एंडेमिक स्पीसीज जो कहीं भी नहीं होते हैं, कि उसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, वहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास एग्जॉटिक स्पीसीज। एग्जॉटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं, ये किसी दूसरे एरिया को बिलोंग तो करती हैं, लेकिन इनको किसी दूसरे कंट्री में लगाया भी जा सकता है। जस्ट लाइक अब देखा जाए तो जैसे अकासिया है, यूकेलिप्टस है, ये अपने यहाँ की स्पीसीज नहीं है, यानी कि ये नॉन नेटिव स्पीसीज हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यूकेलिप्टस है, अकासिया है, तो ये नॉन नेटिव स्पीसीज हैं इंडिया में, यानी कि ये इंडियन स्पीसीज है नहीं, लेकिन बाहर से स्पीसीज ये लाई गई हैं तब यहाँ पे ये ग्रो की है, तो ये होती है एग्जॉटिक स्पीसीज, ठीक है। हमेशा ये याद रखना एक चीज, एक गांठ बांध लो कि जहां तक नीट का सवाल है, तो जो वर्ड ओनली आता है वो 90% जो होता है वो गलत ही होता है एग्जाम, यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं 90% गलत होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, ये हो जाएगा। देखो बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो होते हैं प्लांट्स, जहाँ पर प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जो प्लांट स्पीसीज होती हैं वो एंडेमिक भी होती हैं और एक्सोटिक भी होती हैं। जस्ट सेम है जूलॉजिकल पार्क्स के लिए, तो जूलॉजिकल पार्क्स में होते एनिमल्स हैं, और वो एनिमल्स होते हैं जो एक्सोटिक होते हैं, एंडेमिक होते हैं, दोनों ही, ठीक है। तो इसका 6 का हो गया सी। नेक्स्ट अगर हम देखें सेवेंथ, ये थोड़ा देखा जाए तो सेवेंथ की अगर हम बात करें तो टेक्सोनोमिक की इज वन ऑफ द टेक्सोनोमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ एंड फ्लोरा दोनों, तो इसका आंसर हो जाता है सी। कहने का मतलब ये है कि वहां पर दिया है कि जो की है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी प्लांट या एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देखा जाए तो जो मोनोग्राफ है वो किसी एक टेक्सा के बारे में हमको इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। और जो फ्लोरा है वो किसी भी प्लांट का एक्चुअल एरिया, एक्चुअली उसका जो हैबिटेट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमको बताता है। तो इसके दोनों ही आंसर सही है, यानी कि सी इसका सही होगा, ठीक। अब हम बात करें all living organisms are linked to one another because they have common genetic material of the same type. They share common genetic material but to varying degrees. All have common cellular organization and all of the above. तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि all living organisms are linked to one another because they have common genetic material of the same type. मोस्टली जो ऑर्गेनिज होते हैं वो डीएनए, मोस्टली जो ऑर्गेनिज होते हैं उनमें डीएनए होता है, लेकिन जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज होते हैं उनमें किसी में आरएनए भी होता है। देखा जाए तो आरएनए पहले था, आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करने लगता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इसीलिए क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है, इसलिए आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ, आरएनए से डीएनए बना, और डीएनए जो होता है वो काफी स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो होता है, ठीक है, हम लोगों में भी डीएनए होता है, बंदरों में भी डीएनए होता है, बहुत सारे लिविंग, ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डीएनए होता है, आरएनए तो बहुत कम में होता है। तो दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, डीएनए ज्यादातर में होगा। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। देखो कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो होता है, ठीक है, और कुछ ज्यादा वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन अगर ना होता तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉमन होता है। कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब है कि कोई भी सेल होगा वहाँ पर सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। प्लांट्स में अगर हम देखें तो सेल वॉल होगी वहाँ पे, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन बाद बाकी और जो सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जस्ट लाइक राइबोसोम्स है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो कॉमन होता ही है। तो देखा जाए ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो डी हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, देखो अब ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ तो नहीं होगा। ग्रोथ इसलिए नहीं होगा, ग्रोथ लिविंग में भी होता है, ठीक है, और नॉन लिविंग में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नॉन लिविंग जो ग्रोथ करते हैं, वो जो लिविंग ग्रोथ करते हैं वो तो इंटरनल करते हैं अंदर से, लेकिन नॉन लिविंग जो ग्रोथ करते हैं वो एक्सटर्नल करते हैं। यानी कि कोई भी जैसे बालू का ढेर है, उसके ऊपर तुम बालू उड़ेलते जा रहे हो, तो वो बालू का ढेर बढ़ तो रहा है, लेकिन ऊपर से तुम बढ़ा रहे हो ना उसको डाल के, तो वो एक्सटर्नल यानी कि बाहर से या ऊपर से, ठीक है। एबिलिटी टू मेक साउंड, देखो साउंड लिविंग तो क्रिएट करते ही है, अपनी आवाज़ में हम लोग बात करते हैं, जो बोल रहे हैं वो जो आपको सुनाई दे रहा है वो है साउंड ही। लेकिन जो अगर हम देखें कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अगर थाली है, थाली अगर तुम पीटने लगो तो काफ़ी, क्योंकि वो तो मेटलिक होती है, तो मेटल्स वैसे ही सोनरस होते हैं, अपना साउंड क्रिएट करते हैं, तो उनके पास भी होती, तो ये भी नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो ये एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे म्यूल है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद वर्कर बीज हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करती लेकिन लिविंग होती हैं, ठीक। क्लास 12th में अगर तुमने देख पढ़ा होगा कि जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है, या जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, टर्नर सिंड्रोम लड़कियों में होता है, क्लाइनफिल्टर लड़कों में होता है, तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये हो जाएगा, क्योंकि कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से या किसी भी चीज़ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो ठंड बढ़ती है तो हम लोग कम कपाते हैं, सिवरिंग होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो स्वेटिंग करते हैं हम लोग, पसीना आता है, तो ये चीज़ 9th का डी हो जाएगा। 10th का अगर हम बात करें तो 10th हमसे कह रहा है मैच करना है ना। तो मैचिंग की अगर हम बात करें तो फैमिली, हम लोगों ने अभी देखा था फैमिली क्या होता है, ACAE, ACEAE। तो मेरा कहने का मतलब है जहां पर बाद में आए, जैसे सोलनेसी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, फैमिली। किंगडम की अगर हम बात करें तो दो ही तरीके, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमलिया। तो यहां पर तो हो जाएगा हमारे पास प्लांटी, ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा फैमिली। अब बात करें ऑर्डर, ऑर्डर एल्स होती है, ALES, सपिंड्रिल्स है, पोएल्स है, पोलिमोनियल्स है, तो ये हो जाता है हमारे पास ऑर्डर। स्पीसीज की अगर हम बात करें, कोई भी चीज है, अब जैसे ये जो पूरा का पूरा है ये पोटैटो फैमिली का है, ठीक है। तो पोटैटो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, और सभी ने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो सब जानते हैं कि जो पहला वर्ड होता है वो होता है जीनस, और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है स्पीसीज। यानी कि ये हो गया हमारे पास जीनस और ये हो गया हमारे पास स्पीसीज। तो सोलेनम स्पीसीज अगर हम देखें तो स्पीसीज है ट्यूबरोसम ये, और जीनस है सोलेनम। तो देखा जाए तो ए का हमारे पास हो गया 5th, और बी का हमारे पास हो गया 4th, सी का 2nd, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास पहला। तो ये 10 क्वेश्चंस जो थे वो NCERT एग्जामिनर के थे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो मेरे हिसाब से क्लियर कर लेना। अब ये हमारा सेकेंड चैप्टर के हैं, जो सेकेंड चैप्टर है जो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके क्वेश्चंस हैं।
पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेन्स, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। देखो पहला कि जो मोनेरल्स होते हैं वहां प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं यूकैरियोट्स बट यूनिसेलुलर। ठीक, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जो मोनेरल्स होते हैं वो तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन होते ये भी यूनिसेलुलर ही है, लेकिन इनमें बैक्टीरिया आता है, ठीक है। फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक, लेकिन हाँ फंगस में जैसे ईस्ट है ये यूनिसेलुलर होता है, लेकिन यहां पर ये चीज दी है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, तो फंगस में केवल एनसीईआरटी में ईस्ट ही ऐसा ऑर्गेनिज्म दिया है, ईस्ट ही एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, बाद बाकी मोस्टली जो ईस्ट होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ठीक है। जो मोनेरल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स सभी के सभी जिसमें बैक्टीरिया आता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब सेकेंड की अगर हम बात करें, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, फर्स्ट ही RS व्हिटेकर जिन्होंने 1969 में दिया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला था मोनेरा, ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी, वो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस, द नेक्स्ट वन इज प्लांटी एंड द फाइनल वन इज एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है, यही वो इसका पहला। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। रॉक्सबर्ग की अगर हम बात करें, इसमें इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। रॉक्सबर्ग की अगर हम बात करें तो ये फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहलाते हैं, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी, और क्योंकि उसमें दिया नहीं है अपने यहाँ अपने एनसीईआरटी में, आई थिंक फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। इनका था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस का। विर्को का अगर हम देखें तो विर्को ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब था कि ऑल न्यू सेल्स, जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो जो प्री एक्सिस्टिंग सेल्स होते हैं जो उससे बनता है, यानी कि सेल डिवीजन से। कोई भी सेल बनेगा तो उसका जो पेरेंटल सेल है उसमें डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा या मायोटिक डिवीजन होगा या माइटोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद नई सेल बनती है। तो वही स्टेटमेंट था रुडोल्फ विर्को का, ठीक है, विर्चो ओमनिसेलुलर ई सेलुला, यानी कि ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। ये उनका स्टेटमेंट था, एनसीईआरटी में है जो सेल का चैप्टर है उसमें, ठीक है, और ये पहले पेज पे ही है। तो इसका जो सेकंड का जो आंसर है वो है हमारे पास पहला ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज। देखो सॉल्टी जहां है, हेलो का मतलब सॉल्टी होता है, हेलो का मतलब हेलोजेंस, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सभी लोग जानते हैं। अब मोस्टली अगर देखा जाए तो जो हेलोजेंस होते हैं वो साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड कहलाते हैं ये, ठीक है। अपना नमक ही देख लो, साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड। अपना नमक की अगर हम बात करें तो नमक क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट होता है तो क्लोरीन ही, और क्लोरीन जो होता है वो हेलोजेंस ही होता है, ठीक है। तो हेलो जो वर्ड होता है वो सॉल्ट के लिए ही आता है, तो इसका थर्ड हो गया। बाद बाकी अगर हम बात करें तो मिथेनोजेंस, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो चारा खाते हैं उनके पेट में होते हैं, ठीक है, जो मीथेन गैस रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके गोबर में जो गैस होती है टंग में, मीथेन। हेलियोफाइट्स की अगर हम बात करें तो हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा सनलाइट लेते हैं, ठीक है, यानी कि इनको हम सन लविंग भी कह सकते हैं। ठीक,
थर्मोएसिडोफाइल्स, वो ऑर्गेनिज्म यानी कि थर्मोएसिडोफाइल्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर रेसिस्टेंट और एसिडिक एनवायरनमेंट रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका जो आंसर है सॉल्टी एरियाज में, तो सॉल्टी का मतलब होता है हेलो यानी कि हेलोफाइल्स, तो थर्ड का हो गया बी, ठीक। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ हमसे कह रहा है नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, क्योंकि इसको हम लोग सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्ड साइटोप्लाज्म इसलिए क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। नेक्ड साइटोप्लाज्म देखा जाए, लेकिन जो इसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स में स्पोर्स बेसिकली जो होते हैं उसमें वॉल्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका हो गया स्लाइम मॉल्ड्स, ठीक है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्डिंग है यही चीज आती है जो हम लोगों को याद करना है। सामने आ जाए कोई क्वेश्चन उसमें नेक्ड साइटोप्लाज्म या मल्टीन्यूक्लिएटेड सेप्रोफाइटिक है, मैंने कि स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। फिफ्थ की अगर हम देखें तो देखा जाए तो सबसे मेरे हिसाब से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। देखो है तो इसमें आंसर तो माइकोराइजा इसका, लेकिन जो कंफ्यूजन होता है वो माइकोराइजा और लाइकेन दो में कंफ्यूजन होता है। तो लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन में एक एल्गी होगा, ठीक है, और दूसरा होगा फंगस। इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। लेकिन अगर हम माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा जो रूट्स होगा, ठीक है, और फंगस होगा। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, ठीक है, वो होगा माइकोराइजा में, ठीक है। और लाइकेन में एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। ये है भी, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट, द फर्स्ट वन that you have to know, mycobiont is basically mycota, that means mycota, that means fungus, and the meaning of phycobiont is phyca, यानी कि फाइकस, और फाइकस का मतलब होता है एल्गी। तो एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन्ट यानी कि फंगस और एल्गी के बीच में, तो फंगस और एल्गी के बीच में यानी कि क्या है, लाइकेन, तो ये हो गया इसका लाइकेन। तो ये चीज हमको याद रखना है, रूट्स और फंगस के बीच में माइकोराइजा, ठीक है, और फंगस और लाइकेन के बीच में, वो फंगस और एल्गी के बीच में लाइकेन्स, ये चीज हमको याद रखनी है। काफी कंफ्यूजन होता है, वहां पर दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो सही ढंग से क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो फंगस दोनों में कॉमन है, केवल रूट में और एल्गी में याद रखना है। एक चीज और है, जैसे माइकोराइजा में देखो डबल आर आ रहा है, ठीक है, और डबल आर आ रहा है यानी कि आर यहाँ पे डोमिनेंट है, यानी कि ज्यादा नंबर में है, और आर यानी कि रूट। एक याद करने का एक तरीका है जो अपने हिसाब से तुम बना लो, हम तो ऐसे ही याद किए हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आर हैं, तो यहाँ पर रूट भी हो गया, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो एक तुमको याद है तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है डाइकार्योन इज फाउंड व्हेन मियोसिस इज अरेस्टेड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मियोसिस तो होगा, अगर सेल होगी तो वहां मियोसिस या माइटोटिक डिवीजन होगा। टू हैप्लॉइड सेल्स डोंट फ्यूज इमीडिएटली एंड साइटोप्लाज्म डोंट फ्यूज। तो टू हैप्लॉइड सेल्स डोंट फ्यूज इमीडिएटली, ये सही है, क्योंकि डाइकार्योन में क्या होता है कि एक सेल होती है,
लेकिन न्यूक्लियस 2 होता है। डाइकार्योन, एक्चुअली डाइकार्योन 2 चीजों से मिलकर बना है, डाई और कार्योन। डाई का मतलब हो गया 2 या 2, और कार्योन मीन्स हो गया न्यूक्लियस, यानी कि 2 न्यूक्लियस। तो यानी कि सेल 1 होगी और न्यूक्लियस 2 होंगे, ये चीज हमको याद रखना है। और डाइकार्योन जो होता है उसमें यानी कि 2 सेल हैं। तो सपोज अगर मानो हमारे पास 2 सेल्स हैं, तो 2 सेल्स में ये फ्यूज तो ये जुड़ जाते हैं, जो सेल वॉल्स होती हैं ये एक जुड़ जाएगी ऐसे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। यानी कि एक सेल 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो डाइकार्योन यानी कि डाई मीन्स 2 और कार्योन मीन्स न्यूक्लियस। डाइकार्योन यानी कि 2 न्यूक्लियस, सेल एक ही रहेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 हैप्लॉइड सेल्स डोंट फ्यूज इमीडिएटली, कहने का मतलब ये है कि दोनों हैप्लॉइड सेल्स अगर इमीडिएटली फ्यूज हो जाएंगे तो दोनों का न्यूक्लियस भी एक हो जाएगा, तो सेल ऐसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो फंगस होता है उसमें सेल जो होता है वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। फंगस में ये एक स्टेज आती है, तो ये स्टेज जो होती तो फंगस में ही है, लेकिन ये स्टेज हमेशा नहीं रहती है। ये स्टेज तब तक रहती है जब तक न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होते हैं, जुड़ते नहीं है। न्यूक्लियस एक बार फ्यूज हो जाएगा तो ऐसा फिगर बन जाएगा, यानी कि फिगर क्या है, यानी कि ऐसा स्टेज हो जाएगा, यानी कि एक सेल हो जाएगा और उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल है और 2 न्यूक्लियस हैं तो उसको डाइकार्योन कहेंगे, और डाइकार्योन फंगस में हम लोगों ने पढ़ा है। 7th अगर हम बात करें, कॉन्टेजियम वाइबन फ्लूडम, यानी कि इन्फेक्शियस फ्लूड, ये अगर देखा जाए दिया तो था ये बीजरिंक ने, आंसर तो इसका बी है। तो अब कुछ अलग देख लें, तो अगर हम इवानोव्स्की की बात करें तो इन्होंने हमको नाम दिया था वायरस, यानी कि वायरस को हमको नहीं नाम दिया था, वायरस को नाम वायरस दिया था, ठीक है, या पॉइजनस फ्लूड या वेनम, ठीक है, या वेनोमस फ्लूड। स्टैनली की अगर हम बात करें तो इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किया था, स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार, कर लेना, ठीक है, ध्यान से। 8th हो ही गया था। 9th की अगर हम बात करें तो वायरस और वायरस के बीच में डिफरेंस, वायरस और वायरस के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, बिल्कुल सही। वायरस में जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। तो वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग, जो प्रोटीन का जो कवर होता है उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वायरॉइड में ऐसा नहीं होता है, वायरॉइड में कोई प्रोटीन कवर नहीं होता है, तो ये सही है। लेकिन कभी ये मत सोचना कि अगर हम पहला वाला सही है तो तुरंत टिक लगा दो, हो सकता है इससे नीचे ही देखो बोथ ए एंड बी दिया है, हो सकता है ये भी सही हो। बी देख लें, प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट आरएनए इन वायरस बट प्रेजेंट इन वायरॉइड बट एब्सेंट इन वायरॉइड, ये जस्ट उल्टा है। देखो वायरस जो होता है उसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आरएनए ही हो, तो ये तो गलती है। प्लस लो मोलिकुलर वेट जो होता है आरएनए का वो वायरॉइड में होता है, वायरस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बी तो ये गलत है, तो ये भी आंसर, ये भी गलत हो गया, नॉन ऑफ द अबव होगा नहीं, आंसर हमारे पास है ए। 10th अभी हम लोगों ने देखा है कार्योगेमी, तो उसमें देखो अभी उसमें ये होता है कि जैसे 2 सेल्स हैं, अब 2 सेल्स जो होती हैं वो मिलके ये बना लें, ये और 2 न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद तब ये बनाए, तो ये जो स्टेज होती है एक सेल और 2 न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं कार्योगेमी। ये इंपॉर्टेंट होती है फंगस में। तो देखा जाए तो उसमें प्लाज्मोगेमी तो हो गया, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है देखो सेल का फ्यूजन, ठीक है, तो सेल वॉल फ्यूजन तो पहले ही हो गया,
उसमें स्टेप्स अगर हम देखें तो सेल वॉल फ्यूजन पहले ही जुड़ गई, सेल वॉल जुड़ गई, ठीक है। उसके बाद तब ये बन गई, एक सिंगल सेल ही तो बनी। उसके बाद कार्योगेमी जो हमारे पास जो आया, कार्योगेमी तो यानी कि 2 न्यूक्लियस और 1 सेल, तो ये हो गया कार्योगेमी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर हमारे पास जो सिंगल सेल बनी जिसमें मायोसिस होगा, ठीक है, तो ये हो गया मियोसिस। जो सिंगल सेल जिसमें जो एक सिंगल सेल होता है उसमें मायोसिस होगा, तो मायोसिस सबसे बाद में होता है, मायोसिस पहले नहीं होगा। मायोसिस एक सिंगल सेल में होगा, तो पहले सेल 2 सेल्स होंगी, दोनों सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होगा या प्लाज्मोगेमी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कार्योगेमी की स्टेज होगी एंड देन मायोसिस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। देखो कार्योगेमी पहले है तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहले तो यानी कि जो सेल वॉल फ्यूजन होगा तो पहले हो जाएगा हमारे पास, हमेशा प्लाज्मोगेमी पहले आएगा, मियोसिस हमेशा बाद में आएगा, ठीक है। क्योंकि मियोसिस तो तब आएगा ना जब पूरा एक सिंगल से 2 सेल फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बन जाएगा, तब उसके बाद मायोसिस होता है। अगर हम ह्यूमन की अगर हम बात करें तो जैसे जो जाइगोट बनता है, ठीक है, उसके बाद मियोसिस होता है, जो सिंगल सेल जो जाइगोट बनता है उसके बाद, उससे पहले तो माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू। सभी को पता है कि वायरस का कोई भी किंगडम नहीं होता। पहली बात तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग बोलते ही नहीं है, लिविंग और नॉन लिविंग टर्म वायरस के लिए सही है भी नहीं। वायरस के लिए टर्म सही है एक्टिव और इनएक्टिव, पहली बात, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर के जिंदा तो नहीं हो सकता, तो हम लोग सक्रिय और निष्क्रिय है, इनएक्टिव या एक्टिव वर्ड हम लोग यूज करेंगे वायरस के लिए, ठीक है। तो मोनेरंस में बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्ट में यूकैरियोट्स आते हैं, फंगस में यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, बिल्कुल सही, ये भी है। डिकेइंग वुड, ये भी है। मोस्ट एंड डैम प्लेसेस भी है, ठीक है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन ऑन प्लांट्स, ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लेना ध्यान से। आई थिंक जो क्वेश्चंस हैं ऐसे मिलते रहेंगे 2-2 चैप्टर्स के। तो 11 यानी कि अगर हम क्लास 11th की अगर हम बात करें तो उसमें 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 22 चैप्टर्स हैं, तो इसमें बन जाएंगे हमारे पास, हम लोगों के पास 2 चैप्टर्स के अगर एक बार कवर करेंगे तो 11 वीडियोज़ इसके हो जाएंगे, और उसमें है 16 चैप्टर्स, तो 16 चैप्टर यानी कि 8 वीडियोज़ उसके। टोटल देखा जाए तो 11, 8, 19 हमारे पास लेक्चर्स होंगे। पर लेक्चर अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस होंगे, लगभग 20 से ज़्यादा हो सकते हैं, 20 से कम नहीं होंगे। तो लगभग 380 क्वेश्चंस होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक है, जहाँ तक मैं सोच के चल रहा हूँ कि 380 में से कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमको हेल्प करेगा नीट के, जो नीट का जो मेन पेपर है उससे। विश्वास रखो, ठीक है, और भरोसा रखो, जितने क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर करते चलो, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और नीट का पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, या हो सकता है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, तो कमेंट डाउन जरूर किया करो, ठीक है। आई होप मैं भी समझूंगा, मैं भी सीखता हूँ, हमेशा सीखना ही चाहता हूँ भाई मेरे, तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक। क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हो तो भी क्योंकि आपका जो कमेंट्स होते हैं, जो भी आप लिखेंगे, वो हमको हेल्प करेगा, थोड़ा मोटिवेट करेगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।